Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your SS teacher. Today I'm here for the class 12th for their next lecture of the chapter World War II. So, in this chapter, we are reading about the aggressive policy of the Germans. So, today I'm here with the taking 8th point. Okay. So, intervention in Czechoslovakia in 1938 and occupation in 1939. Okay, so according to Versailles Treaty, Czechoslovakia was created comprising Austrian territories of Moravia, Silesia and बोहेमिया. ठीक है, जो ट्रीटी हुई थी था इस कंट्री को जो ऑस्ट्रिया की टेरिटरी थी उनको मिलाकर एक कंट्री बना दी गई. ठीक है, एंड हैड मिक्सड पॉपुलेशन. इसकी जो पॉपुलेशन वो मिक्स है. इसमें जर्मन भी रहते हैं, स्लोवैक्स भी रहते हैं, मैग्यार्स भी रहते हैं, पोल्स भी रहते हैं. ठीक है, तो इसके साथ ही एक सुडेटन जर्मन वर हाईली कॉन्शियस. इसका एक एरिया था सुडेटन जर्मन. ठीक है, सुडेटन एरिया था, उस एरिया में जर्मन पीपल रहते थे. ठीक है, तो वो जो जर्मन ब्लड था सुडेटन एरिया का वो हमेशा जर्मनी के साथ ही रहना चाहता था. ठीक है, तो हिटलर डिमांडेड दैट सुडेटन ब्लड शुड बी हैंडेड ओवर. और हिटलर भी मान रहा था कि जो सुडेटन ब्लड है उसे जर्मनी को दे देना चाहिए. ठीक है, सो हिटलर ने क्रेज सुडेटन जर्मन्स फॉर रिवोल्ट. तो हिटलर ने अपने जितना भी कर सकता था सुडेटन एरिया में एक रिवोल्ट किया. ठीक है, तो उसने रिवोल्ट में बताया कि जर्मन जो है सुडेटन के उन्हें ग्रेट जर्मनी में ही उन्हें इंक्लूड करना चाहिए. ठीक है, तो उसी टाइम फिर हेनलेन जो चूज एज अ लीडर, जो हेनलेन थे उनको एज ए लीडर चूज़ किया गया. ठीक है, वहाँ पे स्टेटन में. ठीक है, एंड फॉर्म्ड जर्मन फासिस्ट पार्टी. उसने एक पार्टी फॉर्म की, जर्मन फासिस्ट पार्टी. ओके, तो उसके बाद हिटलर आल्सो डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय Czechoslovakia as a part of Lebensraum policy. ठीक है, तो उसको एक जो हिटलर था उसने चेकोस्लोवाकिया को डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका ढूंढ लिया. वो पॉलिसी थी लेबन्सरूम पॉलिसी. ठीक है, तो फ्रांस एंड ब्रिटेन सपोर्टेड चेकोस्लोवाकिया एंड हिटलर सेंड. हाँ, जो फ्रांस एंड ब्रिटेन थे वो चेकोस्लोवाकिया की सपोर्ट कर रहे थे. जो हिटलर था वो सुडेटन एरिया में हिनलिन को सपोर्ट कर रहा था, जो फासिस्ट पार्टी थी वहाँ पे. राइट, एंड हिटलर सेंड आर्मी टू obtain चेकोस्लोवाकिया एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. हाँ, तो उसके बाद हिटलर ने उसी देश में आर्मी भेजी सुडेटन में. ठीक है, उसे अपने अंडर करने के लिए. पर उसी टाइम जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे चैम्बरलेन, ठीक है, उन्होंने फील किया कि ये वर्ल्ड वॉर हो सकती है. इसकी वजह से उन्होंने बाद में जर्मनी की डिमांड को स्वीकार कर लिया. ठीक है, इस तरह से जो ऑक्यूपेशन, जो चेकोस्लोवाकिया की ऑक्यूपेशन हो गई थी 1939 में. राइट, उसके बाद आ गया म्यूनिच पैक्ट. राइट, सो म्यूनिच पैक्ट में क्या था? सो दिस वाज जस्ट साइंड ऑन 29 सितंबर 1938. इसमें ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटली थे. ठीक है, तो उन्होंने हिटलर अलाउज टू ऑक्यूपाई सुडेटनलैंड. तो हिटलर को अलाउ कर दिया कि सुडेटनलैंड को ऑक्यूपाई कर लो. एंड अदर एरियाज मिक्सड बट प्रिडोमिनेंटली जर्मन पॉपुलेशन. ठीक है, तो दूसरे एरिया को भी हिटलर ऑक्यूपाई कर सकता है अगर उस एरिया में जर्मन ब्लड के लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो. ठीक है, सो अदर पार्ट्स ऑफ चेकोस्लोवाकिया शुड बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, जो दूसरे पार्ट है वो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटली, अदर पार्ट चेकोस्लोवाकिया के उनको प्रोटेक्ट करेगा.
सो दिस पैक्ट वर्कड ओनली फॉर 6 मंथ। ये पैक्ट 6 मंथ के लिए ही वर्क किया। मार्च 1939 को हिटलर ऑक्यूपाई प्रेग एंड द रेस्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। जो 1939 को उसने प्रेग को भी ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद और भी बाहर सभी चेकोस्लोवाकिया इस कंट्री को ऑक्यूपाई कर ली। द नेक्स्ट इज जर्मन अटैक ऑन पोलैंड सितंबर 1939 आफ्टर सक्सेस ऑफ म्यूनिच पैक्ट, ठीक है। हिटलर ने डिमांड किया कि जो सिटी है पोलैंड की, डेंजिंग सिटी है, ठीक है, उसको दे दी जाए जर्मनी को, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है एक जर्मन हाईवे की, ठीक है, अक्रॉस द पॉलिश कॉरिडोर, ठीक है। पॉलिश कॉरिडोर, पॉलिश के ऊपर से वो एक हाईवे का निर्माण करना चाहता है, इसलिए वो डेंजिंग सिटी का डिमांड करना शुरू कर देता है हिटलर। सो वो जी पॉलिश गवर्नमेंट है वो रिफ्यूज़ कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ एंग्लो फ्रेंच ग्रंटी, सॉरी, जो पॉलिश गवर्नमेंट है वो रिफ्यूज़ कर देती है, ठीक है। बट जो हिटलर है वो किससे चीज़ के लिए डिमांड किसके बेस ऊपर डेंजिंग सिटी की डिमांड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंग्लो फ्रेंच गारंटी के ऊपर, ठीक है। सो जो पीवीएम चैम्बरलैन थे वो पोलैंड की हेल्प करते हैं इन केस ऑफ जर्मन अटैक। वो घोषित कर देते हैं कि अगर अब जर्मन ने अगर पोलैंड के ऊपर कोई अटैक किया तो चैम्बरलैन ने क्या कि हम पोलैंड के हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद रशिया जर्मनी साइंड नॉन एग्रेशन पैक्ट ऑन 23 अगस्त 1939। ये पैक्ट 10 ईयर्स के लिए था, ठीक है। तो रशिया और जर्मनी ने एक ट्रीटी साइन कर ली, पैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। और वो पैक्ट 10 साल के लिए वर्क करता था। उस पैक्ट का नेम था नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेशन मीन्स दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे 10 साल के लिए, ठीक है, ऐसा जो समझौता हुआ इसमें। सो पोलैंड इनवाइटेड जर्मनी, अगर उसके बाद जब जर्मनी ने रशिया के साथ ये पैक्ट साइन कर लिया तो पोलैंड को लगा कि उसके पास और कोई भी राह नहीं है, इसलिए उसने पोलैंड ने जर्मन को इनवाइट किया कि चलो आओ हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, और डिस्कशन के बेस के ऊपर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। बट हिटलर को लगा कि मेरे जो उसका पक्ष है वो हैवी है, ठीक है, तो हिटलर ने इमीडिएटली इसे रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद इफ़ जर्मन अटैक ऑन पोलैंड देन फ्रांस जापान विल टेक रिस्क ऑफ वॉर, ठीक है। अगर उसके बाद जर्मन और फ्रांस और ब्रिटेन ने एक घोषणा की कि अगर जर्मन अटैक करता है तो है ना, तो जो फ्रांस है और ब्रिटेन है, जापान है, ठीक है, और वो रिस्क ले सकते हैं पोलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज जस्ट अगेंस्ट द डिज़ायर ऑफ हिटलर। जो चीज़ थी, जो ये अटैक करने का प्लान था फ्रांस का, तो वो हिटलर की डिज़ायर के अगेंस्ट था। हिटलर सोच रहा था कि जर्मन फ्रांस इंग्लैंड जापान कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए sorry I have written there Japan, so please you will consider it as Great Britain, okay, or England ठीक है। तो हिटलर को लगा कि अगर मैं अटैक कर दूंगा तो फ्रांस और जापान उसे नहीं कंट्रोल करेंगे, उसे पोलैंड की हेल्प नहीं करेंगे, बट दिस इज जस्ट अगेंस्ट द डिज़ायर ऑफ हिटलर, ठीक है। तो इसी साथ जब पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है जर्मनी, तो ऑन सितंबर 1939 को जर्मनी अटैक्ड पोलैंड विदाउट एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर बिना किसी डिक्लेरेशन के, एकदम ही अटैक कर दिया कि पोलैंड को पता भी नहीं चला कि उसके ऊपर कब अटैक हो गया। सो ऑन 3 Sep ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। सो ब्रिटेन एंड फ्रांस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो जर्मनी के अगेंस्ट उन्होंने वॉर को डिक्लेयर कर दिया।
ठीक है। thus began a second world war। तो यही मेन रीजन था अटैक ऑन पोलैंड, दिस इज द मेन रीजन ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, इसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो जाती है, राइट। इसी तरह से जर्मनी की एग्रेसिव पॉलिसी थी, उसी तरह से इटली की भी एक एग्रेसिव पॉलिसी थी, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर टू हुआ, ठीक है। तो इटली एक ट्रिपल अलायंस के थ्रू जर्मनी, ऑस्ट्रिया और के साथ जुड़ा था, ठीक है। ये 1882 में हुआ था, ठीक है। तो ये रिन्यू होती गई अंटिल वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन तक ये रिन्यू होगी और ये एक्सपायर हुई 1915 में एक्सपायर होगी ट्रिपल अलायंस, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। सो ये एक ऐसा अलायंस था कि जिसमें अगर कोई भी अदर कंट्री है, वो इन तीनों में से एक कंट्री के ऊपर अटैक करती है, तो ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। जो इनकी इजेक्ट प्रोविज़न थी, जो इसकी प्रोविज़न्स थी, ठीक है, उन्हें सीक्रेट रखा गया, उसे किसी को भी नहीं बताया गया और किसी कंट्री को, मीडिया को नहीं बताया गया कि इन प्रोविज़न में क्या लिखा गया है, ठीक है। ये तो ट्रिपल अलायंस था। उसके बाद सीक्रेट ट्रीटी हुई थी लंदन में 1915 में बिटवीन इटली एंड अलाइड पावर फोर्सेस ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ठीक है। ये चारों देशों में एक सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन हुई थी 1915 में। इसका ट्रीटी का मेन मकसद था कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया द्वारा इटली को फोर्स करना कि वो वर्ल्ड वॉर वन में आए, ठीक है। इस तरह अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें ट्रेस्टो, साउथर्न टायरोल, ठीक है, नॉर्थर्न डालमेशिया एंड अदर टेरिटरीज है वो इटली को दे दी जाएंगी अगर इटली वर्ल्ड वॉर वन में आता है, ठीक है। तो ये सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन 1915 थी। तो उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई 1919 और 1920 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड सेट अप पीस। इसका मेन जो कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव था वो पीस को सेटअप करना था, ठीक है। सो जो अलाइज विक्टर कंट्रीज थी, इसमें जो विक्टर कंट्रीज थी, जो वर्ल्ड वॉर वन में जो कंट्री जीती थी, उन सभी कंट्री की एक कॉन्फ्रेंस थी। इसमें 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और नेशनलिटीज़ भी थी। इसका मेजर डिसीजन था एक लीग ऑफ नेशंस को क्रिएट करना, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड इटली को इस कॉन्फ्रेंस ने डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि जो उसके साथ वादा किया गया था, जो टेरिटरीज थी जैसे ट्राइएस्टो, साउथर्न टायरोल, नॉर्थर्न डालमेशिया, ठीक है, जो ये टेरिटरीज थी वो इटली को नहीं दी गई, ठीक है। इस तरह से इटली वो डिसअपॉइंटेड हो गया। तो उसी टाइम ही जो मुसोलिनी थे वो इटली के प्राइम मिनिस्टर बने, राइट। सो मुसोलिनी का जो जन्म था 29 जुलाई 1883 को हुआ एंड डाइड एट 28 अप्रैल 1945 को डाइड, ठीक है। तो वो लीडर्स ऑफ नेशनल फासिस्ट पार्टी के जो लीडर थे इटली में, राइट, एंड रूल्ड एज पीएम ऑफ इटली, ठीक है। उन्होंने पीएम के रूप में इटली के ऊपर राज किया, ठीक है। वो भी एक डिक्टेटर ही थे, ठीक है, मुसोलिनी। तो मुसोलिनी ने क्या किया कि तो मुसोलिनी फॉलोड एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। मुसोलिनी ने एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को फॉलोड किया, ठीक है। जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी को फॉलो करने की मेन वजह थी कि एक्सपेंशन एंड इन्हेंस द पोजीशन एंड ग्लोरी ऑफ इटली इन इंटरनेशनल पॉलिसीज़। वो एक्सपेंशन करना चाहता था और इन्हेंस करना चाहता था किसकी पोजीशन को, इटली की पोजीशन को, और ग्लोरी ऑफ इटली, और इटली का जो ग्लोरी है, जो ग्लोरी ऑफ इटली है, उसे भी वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसे इंक्रीज करना चाहता था। सो स्टूडेंट्स टुडे फॉर दिस ओनली मच, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक अ न्यू वीडियो एंड further I will explain the chapter, okay। Thank you so much everyone.